तो मेरे साथ इस रोचक बहस के लिए जुड़ रहे हैं जेफरी मेरॉन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर है और कैटो इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं। डैन पेरी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक और आस्क क्वेश्चंस लेटर न्यूज़लेटर के लेखक, और नेथन जे रॉबिन्सन, करंट अफेयर्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ और व्हाई यू शुड बी अ सोशलिस्ट के लेखक। आप सभी का स्वागत करने से पहले आइए इस कहानी की पृष्ठभूमि जानते हैं। एक नजर डालिए। इस गर्मी में एक छोटे से समय के लिए इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। स्पेसएक्स की जबरदस्त स्टॉक मार्केट डेब्यू ने उनकी अनुमानित संपत्ति को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया। एक व्यक्ति के हाथों में लगभग अकल्पनीय संपत्ति का संकेंद्रण, और ये ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका में संपत्ति और पूंजीवाद को लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है। अब सबसे अमीर 1% लोग लगभग 1/3 घरेलू संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वामपंथी राजनेता लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जो अति धनाढ्यों पर अधिक टैक्स, सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार और अर्थव्यवस्था में सरकार की बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं। अत्यधिक संपत्ति के समर्थक तर्क देते हैं कि मस्क जैसी दौलत मुख्य रूप से उन कंपनियों के स्वामित्व के जरिए बनाई जाती है जो नवाचार करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं और भारी आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि जब संपत्ति इतनी केंद्रित हो जाती है तो यह असमानता को गहरा कर सकती है, राजनीतिक प्रभाव को विकृत कर सकती है और बहुत अधिक आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में छोड़ सकती है। तो सीमा कहां तय की जानी चाहिए? क्या इतनी अधिक संपत्ति जमा करना वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? और अंततः क्या ट्रिलियनेयर होने चाहिए? ठीक है, अब हमारे 30 सेकंड के फायर राउंड का समय है। हमारे पैनल के प्रत्येक मेहमान के लिए, हर किसी के पास हमारे पहले सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड होंगे और उसके बाद हम इस बहस को लंबे जवाबों के लिए खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेथन जे रॉबिन्सन, आप हमारे पहले सवाल का जवाब देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आपके पास 30 सेकंड है। क्या ट्रिलियनेयर होने चाहिए? ठीक है, चलिए बस याद रखें कि $1 ट्रिलियन कितने होते हैं। अगर आप हर दिन $1 मिलियन कमाते हैं तो आपको इसे इकट्ठा करने में लगभग 3000 साल लग जाएंगे। $1 ट्रिलियन सूरज से भी आगे तक फैल जाएगा। इस तरह की रकम लोगों को खुश नहीं बनाती। एक बार जब आप मिलियनेयर या बिलियनेयर बन जाते हैं तो आप ठीक ठाक हैं। आप जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं। चाहे किसी अमूर्त अर्थ में $1 ट्रिलियन होना जायज हो या ना हो, जहां हर कोई अच्छा कर रहा हो, मुझे लगता है इसमें कोई सवाल नहीं है कि ये जायज नहीं है। जब लोग बुरी तरह जरूरतमंद हैं, जब सड़कों पर बेघर लोग हैं, जब लोग खाना खरीदने में असमर्थ हैं, कॉलेज या अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में इस तरह की असमानता को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, जेफरी मेरॉन, 30 सेकंड। क्या ट्रिलियनेयर होने चाहिए? मेरा मुख्य बिंदु ये है कि ये कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित सवाल नहीं है। सरकारें ट्रिलियनेयर के अस्तित्व को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पास ऐसे कानून या नीतियां हैं जो इसे सीमित करने की कोशिश करती हैं, जो लोग ट्रिलियनेयर बनने वाले हैं वे अपनी संपत्ति को अपने जीवन साथी, बच्चों या जटिल वित्तीय अनुबंधों के जरिए बांटने के तरीके ढूंढ लेंगे। तो यह एक निरर्थक लक्ष्य है, इसलिए हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक संपत्ति के संकेंद्रण के कारण संभावित रूप से बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, और अंत में मगर उतने ही महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक डैन पेरी, इस सवाल के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं। क्या ट्रिलियनेयर का अस्तित्व होना चाहिए? देखिए, आज के डॉलर मूल्यांकन और आज की खरीद शक्ति के स्तर पर नहीं, ट्रिलियनेयर का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि $1 ट्रिलियन कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह अपवाद स्थिति इसे स्पष्ट कर देती है। हम सब मुक्त बाजार के पक्ष में हैं। मैं खुद एक पूंजीवादी हूं, लेकिन अगर मुक्त बाजार ऐसी स्थिति बना दे जहां एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति और सारी आय हो और 8 अरब लोगों के पास कुछ भी ना हो, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हर देश में पूरी तरह से क्रांति हो जाएगी। इसलिए जितने भी समाज मैं जानता हूं, वे किसी न किसी स्तर पर पुनर्वितरण के पक्ष में होते हैं, और इसलिए यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि हमें प्रगतिशील कराधान की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए। और फिर सवाल यह है कि क्या हम असमानता के इष्टतम स्तर पर हैं? और मुझे लगता है कि मूल रूप से हम नहीं हैं। ठीक है, अब हम अपने पैनलिस्टों से अब कुछ लंबे सवाल पूछने जा रहे हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ नेथन। एलन मस्क का उस साल दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनना जब हम देख रहे हैं, आप जानती हैं, फूड स्टैंप में कटौती, रिकॉर्ड गरीबी और पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छाया हुआ है। क्या आपकी नजर में ये इस बात का संकेत है कि पूंजीवाद काम कर रहा है या फिर ये पूरी तरह से टूट चुका है?
हाँ, देखिए ये टूटना शुरू हो गया है। मुझे लगता है हम उस बिंदु के और करीब आ रहे हैं जिसे डैन ने बताया था। जैसा कि डैन ने कहा, और ये महत्वपूर्ण है, हम में से कोई भी ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सारी संपत्ति एक व्यक्ति के पास हो और बाकी किसी के पास कुछ ना हो, किसी और के पास कुछ भी ना हो। तो ये हमें उस तरह की सामंती स्थिति के और करीब ले जाता है। और समस्याओं में से एक ये है कि जब संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है तो उसके साथ शक्ति आती है, भ्रष्टाचार आता है। हमने देखा कि एलन मस्क वास्तव में 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहते थे, तो उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए। अब हमें नहीं पता कि क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ा, लेकिन बात यह है कि जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगभग अनंत मात्रा में पैसा खर्च कर सकता है, तो वह प्रभावी रूप से अपनी पसंद के राजनीतिक परिणाम खरीद सकता है। ये एक तरह का कभी ना खत्म होने वाला चक्र बना देता है। और निश्चित रूप से विरासत में मिली संपत्ति का मतलब है कि इस तरह की सामंती संपत्ति की संरचना अगली पीढ़ी और फिर अगली पीढ़ी तक चली जाती है। दिलचस्प। अब जानते हैं जेफरी, मैं इस पर आपकी राय सुनना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, मेरी राय में सरकार जब अर्थव्यवस्था में तरह तरह की तथाकथित अच्छी चीजें करने की कोशिश करती है तो वह अनुचित संपत्ति के जमावड़े पैदा करने में कहीं बड़ी भूमिका निभाती है, मुक्त बाजार से पैदा होने वाली किसी भी चीज की तुलना में। मुक्त बाजार निश्चित रूप से कुछ लोगों को अत्यधिक संपत्ति रखने की अनुमति देता है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अत्यधिक संपत्ति भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और मिली भगत वाला पूंजीवाद से आती है। लेकिन इसके अलावा सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने जैसे काम भी करती है। यही वजह है कि टेस्ला को सफलता मिली। सरकार ने अंतरिक्ष यात्रा को सब्सिडी दी। यही वजह है कि स्पेसएक्स सफल हुआ, और ऐसे लाखों और भी उदाहरण हैं। ये सब उससे कहीं ज्यादा बुरा है जो तब होता है जब मान लीजिए स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आविष्कार किया और बहुत सारे लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो स्टीव जॉब्स बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ ऐसा बनाया जो बहुत सारे लोग चाहते थे। डैन, मैंने देखा कि आप वहाँ ना में सिर हिला रहे थे, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा मतलब है, ये वही घिसा पिटा तर्क है कि सरकार खराब होती है, और मैं आपको बताता हूं, खराब सरकार वाकई खराब होती है, और कई सरकारें, शायद ज्यादातर, वाकई खराब हैं, लेकिन कुछ सरकारें अच्छी भी होती हैं। मैं फिर से अपनी खास स्थिति पर लौटूंगा। अगर मुक्त बाजारों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि हर 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा की शिक्षा मिले तो क्या होगा? आप जानते हैं, एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, जब तक उनके माता पिता उसकी फीस दे सकते हैं। नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है बस। ऐसे बहुत से अच्छे काम हैं जो सरकारों को न सिर्फ करने चाहिए बल्कि करने ही पड़ते हैं। शायद आपकी बेहद शानदार विला तक कोई सड़क नहीं जाती क्योंकि आप पहाड़ पर अकेले रीचेस हैं, तो सरकार को एक सड़क बनानी चाहिए। तो ये कहना कि सरकारें असमानता पैदा करती हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अनुचित और कुछ हद तक गलत है, क्योंकि आखिरकार ऐसा किस वजह से हुआ? 1980 में अमेरिका में औसतन किसी बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने औसत कर्मचारी से लगभग 30 गुना ज्यादा कमाया था। अब यह लगभग 300 गुना है। दरअसल सरकारों ने ही ऐसा किया, और सरकारें इसे पलट भी सकती हैं, और ये कई अलग अलग तरीकों से हुआ, जिसमें अमेरिका और यूके में उदारीकरण, कठोर उच्च स्तर के कराधान में बदलाव शामिल हैं, पेंशन योजनाओं और शेयर बाजारों से जुड़ी कुछ खास नियमावली। इससे कई चीजें बनी, और जाहिर है वह चक्रीय व्यवस्था भी, जिसमें सीईओ बोर्ड का चयन करते हैं और बोर्ड वेतन पैकेजों को मंजूरी देता है जो कि पूंजी में होते हैं। जाहिर है वे शेयर बाजार में होते हैं, जिससे दौलत और बढ़ती जाती है। इन चीजों को बदलने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इन चीजों को क्यों बदलना चाहेंगे? क्योंकि नताशा के सवालों का जवाब देने के लिए यह खास तौर पर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। और मुझे कैसे पता? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग चुने जा रहे हैं। सिस्टम में बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा कई अलग अलग वजहों से आता है, जिसमें प्रगतिशील वामपंथियों की अति भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनमें से एक चीज असमानता है। मैं नेथन से पूछना चाहती हूँ, हम अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को भी चुने जाते देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह पूंजीवाद के लिए वही प्यार नहीं रखते। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स की एक लहर है जो पद संभाल रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मामदानी उनमें से सिर्फ एक हैं। नेथन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें एलन मस्क के पैसे पर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि जेफरी ने वहां माना कि अंतरिक्ष यात्रा और इलेक्ट्रिक कारें सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, तो एलन मस्क की $1 ट्रिलियन की संपत्ति कम से कम वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप देश भर में कई डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स के चुनाव से देख सकते हैं कि लोग जेफरी के नजरिए से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि बहुत ज्यादा संपत्ति एक जगह केंद्रित है, और वे नाराज हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार वास्तव में और भी बहुत कुछ कर सकती है। जो हमने न्यूयॉर्क में देखा वो ये है कि जोहर मामदानी इसलिए चुने गए क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको अपने शहर में रहने का खर्चा उठाने में सक्षम होना चाहिए। यही उनका मुख्य एजेंडा था, और उन्होंने कहा हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम चाइल्ड केयर को और अधिक किफायती बनाएंगे, हम बसों को किफायती बनाएंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका किराया किफायती हो। और ये वादे लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब आम लोग हर महीने अपनी बुनियादी जरूरतों के बिल चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब इतनी संपत्ति का एक जगह इकट्ठा होना सही नहीं है।
जेफरी, मैं अब आपकी ओर मुड़ना चाहती हूँ। लिबर्टेरियन तर्क ये है कि संपत्ति उस मूल्य के लिए इनाम है जो बनाया गया है, लेकिन मस्क की दौलत, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया, काफी हद तक सरकारी अनुबंधों और सब्सिडी पर बनी है, जो हमने स्पेस एक्स और टेस्ला के जरिए देखी। क्या ये वाकई फ्री मार्केट की सफलता है, या फिर आप कह सकती हैं जोखिम का समाजीकरण और मुनाफे का निजीकरण? मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा फ्री मार्केट की सफलता नहीं है। जैसा कि नेथन ने भी इशारा किया, मैं निश्चित रूप से उन लोगों की आलोचना करता रहा हूं जो टैक्स पेयर्स की बदौलत अमीर बने हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसे कार्यक्रम बनाए जिन्होंने ये संभव किया। मुझे लगता है कि एक बात जो मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा, जो दोनों अन्य पैनलिस्टों द्वारा कही गई बातों से जुड़ी है, वो ये है, ये कहना एक बात है कि हमें बहुत गरीब या कम आय वाले लोगों की मदद के लिए पुनर्वितरण करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने और उन्होंने इशारा किया, बहुत कम लोग इससे असहमत होंगे। यहाँ तक कि ज्यादातर लिबर्टेरियन भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के रूप में कुछ पुनर्वितरण स्वीकार करेंगे। लेकिन आज हम उन लोगों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं जो बहुत सफल रहे हैं और उसमें से कुछ गलत तरीके से हासिल किया गया है और उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को वे हालात नहीं बनाने चाहिए थे जिससे ऐसा हो सके। लेकिन आप सभी ट्रिलियनरों की सारी संपत्ति पुनर्वितरित कर सकते हैं गरीबी कम करने की कोशिश में, और इसका फर्क बहुत ही नगण्य होगा। पता चलता है कि ट्रिलियनेयर बहुत 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 कम है। तो भले ही हर एक के पास बहुत कुछ हो, फिर भी ये गरीबी दर जैसी चीजों को वास्तव में प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पर चर्चा करना जरूरी है। ट्रिलियनेयर विरोधी नीतियों का कोई मतलब नहीं बनता। डैन, फिर से मैं देख रही हूँ कि आप सिर हिला रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब है, ये बहुत ही अजीब है जब इलॉन मस्क की संपत्ति कई, बल्कि शायद ज्यादातर देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, तो जाहिर है इससे फर्क पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ एक ट्रिलियनेयर है जो पिछले कुछ हफ्तों से ट्रिलियनेयर भी नहीं है, लेकिन वो फिर से ट्रिलियनेयर बन जाएगा और भी ज्यादा होगा। और खुद संख्या इतनी अहम नहीं है। मैं उन सुपर अमीरों की बात कर रहा हूं और उस सोच की कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए फ्री मार्केट को अपनी मर्जी से चलने देना चाहिए। और मुझे लगता है हम सब इस बात से भी सहमत हैं कि यह बाजार वाकई में इतना फ्री नहीं है। इसमें से बहुत कुछ वैसा ही है जैसा नताशा ने कहा, एक समाजवादी स्थिति के लिए फ्री मार्केट का इनाम, जिससे वे कंपनियां फायदा उठाती हैं जो बाद में सरकारों को खरीद सकती हैं। नहीं, मुझे लगता है हकीकत में मैं चाहता हूं कि लोग अपने साथियों से कहीं ज्यादा अमीर बनने की संभावना से प्रेरित हों। मैं समझता हूं कि नवाचार इसी पर निर्भर करता है और मानव प्रगति भी इसी पर निर्भर करती है, और ये ठीक है। दूसरी ओर, अगर हर किसी के पास बिल्कुल एक जैसा हो, चाहे उन्होंने कुछ भी हासिल किया हो, तो वो भी उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति और आय होना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम सबसे बेहतर स्तर पर हैं? मुझे नहीं लगता कि हम हैं। किसी को भी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और चूंकि हमारे पास कई लोग हैं जिनके पास 100 अरब से ज्यादा या 10 अरब से ज्यादा हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनकी अधिकतम सीमांत कर दर 20 हो और उस अतिरिक्त 100 अरब पर भी, तो वे अब भी, आप जानते हैं, 20 अरब रख सकते हैं। वो उन्हें काफी प्रोत्साहित करेगा, वरना नहीं। और फिर वे हर तरह के गंदे हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और सरकार, जैसा कि तुम्हारे नजरिए में सरकारें अयोग्य होती हैं जेफरी, शायद उन चालों में फंस भी जाए। मुझे लगता है कि इसकी कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वे अब भी प्रोत्साहित होंगे। जेफरी, मैंने देखा कि आप वहां सिर हिला रहे थे। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? मैं आंशिक रूप से जवाब देना चाहता हूं, उस बात को जोर देकर जो मैंने शुरुआत में कही थी। ट्रिलियनेयर लोगों से टैक्स वसूलने की कोशिश करके हम वास्तव में कोई महत्वपूर्ण टैक्स राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर एक देश ऐसा करता है तो वे ट्रिलियनेयर किसी और देश में चले जाएंगे। अगर कई देश ऐसा करते हैं तो ट्रिलियनेयर अपने धन को अपने रिश्तेदारों में बांट लेंगे, या फिर वे इसे डमी शेल कंपनियों में डाल देंगे। वे तरह तरह के रचनात्मक तरीके अपनाएंगे। इसलिए ये एक झूठी उम्मीद है कि हम वास्तव में कोई भी महत्वपूर्ण राजस्व की कोई उल्लेखनीय मात्रा इकट्ठा कर पाएंगे। थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, कई देशों ने जो संपत्ति कर लगाते थे, हाल ही में उन्होंने अपने संपत्ति कर हटा दिए हैं। शायद इसे करने का तरीका यह है कि ट्रिलियनेयर या मेगा बिलियनेयर बनने के बाद उनके पीछे ना भागा जाए, बल्कि शुरुआत में ही इतनी संपत्ति इकट्ठा होने से रोका जाए। और फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को 1 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने न दें। मैं कह रहा हूं कि उस बिंदु पर उस पर बहुत सख्ती से टैक्स लगाया जाए, लगभग नॉर्डिक मॉडल की तरह। इस विचार के पक्ष में जो राजनेता तर्क देते हैं, और ये अमेरिका में समाजवादी और दुनिया भर में अलग अलग पॉपुलिस्ट हैं, उनकी समस्या यह है कि वे ऊपरी मध्यम वर्ग के पीछे पड़ जाते हैं। वे न्यूयॉर्क के उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो 7 लाख डॉलर कमाते हैं, और न्यूयॉर्क में ये आपको वास्तव में अमीर नहीं बनाता। मैं तो उन लोगों के पीछे भी नहीं पड़ूंगा जो 5 मिलियन डॉलर से कम कमाते हैं, लेकिन 5 मिलियन डॉलर से ऊपर। यह विचार कि आपको वास्तव में इसकी जरूरत है, वरना आपको एक उत्कृष्ट सीईओ बनने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हास्यास्पद है। और यह संपत्ति के ऐसे जमावड़े को सक्षम बनाता है जो विकृत हैं। जानते हो नेतन, संपत्ति कर के खिलाफ जो सामान्य तर्क दिया जाता है वो ये है कि अमीर लोग बस अपनी कंपनियां, उनसे जुड़ी नौकरियां और अपनी संपत्ति लेकर चले जाएंगे। मसलन, अब जब ममदानी अपनी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नीतियों के साथ मेयर हैं, तो क्या लोग सचमुच न्यूयॉर्क सिटी छोड़ देंगे? या आपको लगता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं बल्कि लॉबिंग का एक असरदार तरीका है?
ठीक है, चलिए स्पष्ट करते हैं कि वहां क्या तर्क दिया जा रहा है। और जो तर्क जेफरी दे रहे हैं वो मूल रूप से ये है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं क्योंकि वे कानून से ऊपर हैं। आप कोई भी कानून बना सकते हैं जो आपको पसंद हो और वे बस उसकी अवहेलना करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे क्योंकि उन्हें आपके बनाए कानूनों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और वे अपने धन को लोकतांत्रिक प्रयासों से बचाएंगे जो ये तय करने के लिए कानून बनाते हैं कि आपके पास कितना धन हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ऐसा समाज नहीं होना चाहिए जिसमें इन लोगों के पास इतनी ताकत हो। अब मेरा मतलब है, ये हमेशा रूढ़िवादी तर्क यही है, जो भी आप करने की कोशिश करेंगे वो व्यर्थ ही होगा, है ना? मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहार में सही है। व्यवहार में अगर आप आयकर लगाते हैं और उन आयकरों को लागू करते हैं तो लोग आमतौर पर अपने टैक्स भरते हैं। आपको बस सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना होता है। आपको बस ये सुनिश्चित करना होता है कि जो लोग अपनी संपत्ति देश से बाहर ले जाते हैं उनके लिए आर्थिक दंड हो। आपको इनमें से कुछ चीजें राष्ट्रीय स्तर पर करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे पास 50 राज्यों की व्यवस्था है और ये इस तरह की होड़ को बढ़ावा देता है जिसमें अगर एक राज्य अपने टैक्स बढ़ाता है तो दूसरा राज्य अपने टैक्स घटा सकता है और कह सकता है यहां आओ। लेकिन ये तर्क है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए जहां बहुत कम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ेंगे, बजाय इसके कि इसे शहर या राज्य के स्तर पर किया जाए। और ये सिर्फ साबित करता है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा ताकत है। दिलचस्प है। ठीक है, आप जानती है मैं यहाँ थोड़ी नैतिक दर्शन शास्त्र से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ नैतिक दार्शनिक हैं जो तर्क देते हैं कि कोई भी अकेले $1 ट्रिलियन नहीं कमा सकता। असल में अत्यधिक संपत्ति हमेशा आंशिक रूप से सामाजिक ढांचे, सार्वजनिक शिक्षा, कानूनी व्यवस्था और दूसरों की मेहनत पर आधारित होती है। क्या समाज के पास यह वैध नैतिक अधिकार है कि वह उस पैसे का कुछ हिस्सा वापस ले सके, जैसे कि एलॉन मस्क से? जेफरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नैतिक दावे क्या है या नहीं है। मैं बस अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूँ कि हमें ट्रिलियनेयर्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, हम ट्रिलियनेयर्स पर टैक्स लगाने वाले हैं। मैं उस प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दे रहा हूं जो इस चर्चा का विषय है। क्या ट्रिलियनेयर का अस्तित्व होना चाहिए? यह संकेत देना कि किसी तरह हमें किसी को इतनी कमाई करने से रोकना चाहिए, या हमें ऐसा जब्ती जैसा टैक्स लगाना चाहिए जो सारी संपत्ति को बाहर भगा दे। हमें उच्च आय वाले लोगों पर उचित दरों पर टैक्स लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंची दरों पर नहीं, क्योंकि इससे टैक्स चोरी और कर से बचने की प्रवृत्ति बढ़ता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें ट्रिलियनेयर लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए और उन्हें अपनी उचित हिस्सेदारी चुकानी चाहिए। नेतन, मैं फिर से आपकी ओर लौटना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? कौन सी नीति वास्तव में लागू की जा सकती है जो शायद आज की दुनिया में हम जो असमानता देख रहे हैं उससे लड़ने और धन का बंटवारा करने में प्रभावी हो? देखिए, नैतिक दावों के सवाल पर बस इतना कहना है कि एक समाज और सरकार का अधिकार और कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। और यह कर्तव्य नैतिक रूप से उस अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि लोगों को इतना धन इकट्ठा करने दिया जाए कि वे धरती पर किसी तरह के नश्वर देवता बन जाएं, है ना? लोगों का ख्याल रखने का कर्तव्य बहुत जरूरी है। नियोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे ये सुनिश्चित करें कि वे अपने कर्मचारियों को उचित वेतन दें ताकि उनके कर्मचारी कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। तो मैं क्या कहूंगा, हमें जो नीतियां लागू करनी चाहिए वे वही हैं जो यह सुनिश्चित करें कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाए। इसका मतलब है यह सुनिश्चित करना कि हर कर्मचारी यूनियन में शामिल हो सके ताकि उनके पास अपने नियोक्ता से अच्छा सौदा पाने के लिए जरूरी सौदेबाजी की ताकत हो। इसका मतलब है ऐसी चीजें जैसे कि न्यूयॉर्क में लगाई जा रही लग्जरी सेकंड होम्स पर टैक्स। इसका मतलब है आयकर बढ़ाना, कुछ संपत्ति कर लागू करना, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि कॉलेज अधिक किफायती हो, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले। सोशलिस्ट उम्मीदवारों ने जो प्रस्ताव रखे हैं और यहां तक कि लिबरल डेमोक्रेट्स ने भी जो प्रस्ताव रखे हैं, उनकी एक पूरी श्रृंखला है। इन सभी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम एक नैतिक समाज में रहें जो लोगों की देखभाल करता है और संपत्ति को लोगों से ऊपर नहीं मानता। ठीक है। इन नैतिक समाजों के बारे में बात यह है कि अतीत में ऐसी कई कोशिशों का बहुत दुरुपयोग हुआ है और वे भ्रष्ट हो गईं और ये मानव स्वभाव के खिलाफ गया। कम्युनिज्म इसका क्लासिक उदाहरण है और आप जानते हैं, आप न्यूयॉर्क सिटी को किफायती बनाने की जरूरत की बात करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो। मेरी बेटी न्यूयॉर्क सिटी में रहती है और वो वहां रहना बहुत महंगा है, लेकिन हकीकत में न्यूयॉर्क सिटी उन कुछ विश्व स्तरीय शहरों में से एक है जो पूंजीवाद के मामले में सबसे ऊपर है। किसी को भी वहां रहने का अधिकार नहीं है। आपको वहां रहने के लिए पर्याप्त कमाई करनी होगी। यही इस व्यवस्था की प्रकृति है। तो न्यूयॉर्क में मोंडानी के साथ जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कई काम नहीं करेंगी क्योंकि वे पूंजीवाद से बहुत दूर हैं। मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें एक समाज के पास न केवल नैतिक अधिकार होता है, बल्कि वास्तव में उसे करना अनिवार्य भी होता है, इसलिए कि समग्र स्थिति व्यापक भलाई के लिए हो सके। मैंने कहा मैं एक पूंजीवादी हूं। इसका मतलब है कि मैं निजी संपत्ति चाहता हूं, लेकिन यह तथ्य कि समाज निजी संपत्ति की अनुमति देता है, यह भी कुछ हद तक नया है। जब वह संपत्ति राज्य द्वारा समर्थित होती है जो उस पर आपके अधिकार को सुनिश्चित करता है और किसी और को उसे आपसे लेने नहीं देता, यह बुनियादी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम व्यापक भलाई में विश्वास करते हैं।
अमेरिका में जो असमानता का स्तर है वो व्यापक भलाई नहीं है। अभी ये एक धोखाधड़ी जैसा लगता है, लोगों को नाखुश कर रहा है, ये लोगों को पागल बना रहा है। तो चाहे वो संपत्ति कर हो या अप्राप्त लाभ पर कर लगाया जाए या पूंजी पर श्रम के बराबर कर लगाया जाए, कुछ करना होगा और किया जा सकता है। और वैसे अमेरिका या कुछ अन्य देशों को छोड़ने की बात है तो मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन वहां सार्वभौमिक कराधान है।